बाबर आजम की कप्तानी पर जब इयान बिशप ने पहले दिन के दौरान सवालात उठाए तो उसके बाद बहुत सारे ओपिनियंस देखने को मिले। पाकिस्तान दूसरे टेस्ट के पहले दिन एक मरतबा फिर एक्सपोज हुआ, और एक्सपोज इस सेंस में हुआ कि वेस्ट इंडीज़ के बैटर ने डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी विकेट्स गिरी, उसके बावजूद उन्होंने छोटी छोटी पार्टनरशिप्स करके पाकिस्तान से मोमेंटम एक मरतबा फिर ले लिया। हालांकि पाकिस्तानी बॉलर्स ने बीच में वक्फे से विकेटें हासिल की, प्रेशर डालने की कोशिश की, लेकिन कुछ चीज़ें थीं जिस पर सिर्फ सोशल मीडिया पर लोगों ने नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में बैठे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने नहीं, बल्कि इयान बिशप ने कमेंट्री में बैठकर भी सवालात उठाए, निशानदही की। और रीएक्टिव कैप्टनसी कहा गया बाबर आजम की कप्तानी को। अब रीएक्टिव कैप्टनसी ये होती है कि कप्तान वक्त से पहले डिसीजंस ना ले, प्लानिंग ना करे, और चांसेस क्रिएट होने के बाद वो जाकर उस पर रिएक्ट करे, रिस्पॉन्ड करे, तो इसे रीएक्टिव कैप्टनसी कहते हैं। मतलब पहले से शायद उस तरीके की प्लानिंग नज़र नहीं आती और इंसिडेंट या कह लें मोमेंट होने के बाद ये रियलाइज़ किया जाता है कि हाँ यार, यहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए थी। अब मोहम्मद अली के इनिशियल स्पेल्स में तीसरे स्लिप में कैचेस चांसेस क्रिएट हुए, लेकिन वहाँ पर स्लिप में फील्डर मौजूद नहीं था और इसका एहसास बाद में हुआ, और जब प्लेस किया तो उसके बाद वहाँ पर चांसेस क्रिएट नहीं हुए। उबैद शाह की गेंदबाजी पर भी इयान बिशप ने एक मरतबा फिर हाईलाइट किया, जब तीसरी स्लिप में एक चांस क्रिएट हुआ, वहाँ पर उस वक्त कैप्टन स्लिप में जो फील्डर था थर्ड स्लिप में, वो मौजूद नहीं था। तो इस तरीके के बहुत सारे सवालात कल पहले दिन के दौरान उठे। अब यहाँ पर बात घूम फिर कर वहीं पर आ जाती है कि बाबर आजम को तीसरी मरतबा जब कप्तानी दी गई तो बाबर आजम ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन इस तरीके की चीज़ें उनके पुराने कप्तानी के दौर में भी देखी गई थी कि जब फील्ड प्लेसमेंट, बॉलर्स को किस तरीके से कॉन्फिडेंस देना है, बैटर्स को किस तरीके से आउट करना है, और अर्ली विकेट्स लेने के बाद किस तरीके से प्रेशर को बनाए रखना है सामने वाली टीम पर, इन तमाम चीज़ों की जो कमी है, जो वीकनेस है, वो उनके पहले कप्तानी के दौर में भी नज़र आती थी। दूसरी चीज़ जो पहले दिन पाकिस्तान टीम के लिए सीखने के लिए थी, वो ये थी कि हर बैटर वेस्ट इंडीज़ का आकर जिम्मेदारी लेता हुआ नज़र आ रहा था। छोटी छोटी पार्टनरशिप्स में वेस्ट इंडीज़ ने अपनी इनिंग्स को लेकर चलने की कोशिश की, और डिस्पाइट द फैक्ट कि 5 विकेटें गिर गई थी, उसके बावजूद भी रॉस्टन चेज और जस्टिन ग्रीव्स के दरमियान 66 रन्स की ये जो पार्टनरशिप थी, इसने डे वन का जो इख्तिताम है वेस्ट इंडीज़ के लिए, वो बहुत बेहतरीन किया। हालांकि ऊपर से विकेट्स गिरी, उबैद शाह और साथ साथ स्पिनर्स ने जो है वो प्रेशर भी बनाए रखा। बहुत सारी बातें हुई सेकंड टेस्ट की प्लेइंग 11 को देखकर कि मोहम्मद अब्बास को आपने ड्रॉप कैसे कर दिया। पहले मैच में वो सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर थे आपके लिए, 8 विकेटें मोहम्मद अब्बास ने ली थी। पहली इनिंग्स में 3 विकेटें, दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटें, आप उसको कैसे बिठा सकते हैं। लेकिन कहा यह गया बाबर आजम की तरफ से कि भाई स्पिनर्स यहाँ पर कारआमद साबित होंगे, इसकी वजह से हमें एक बॉलर को बिठाना पड़ता और वो बॉलर मोहम्मद अब्बास था। और यकीनी तौर पर यह डिसीजन सिर्फ बाबर आजम का नहीं होगा, वहाँ पर बैठे हुए सरफराज अहमद भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, असद शफीक भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि दोनों सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा हैं, और साथ साथ उमर गुल भी हैं। तो ये कलेक्टिव डिसीजन होगा जिसके बाद मोहम्मद अब्बास को बिठाने का जो फैसला है वो किया गया। और यकीनी तौर पे बज़ाहिर ऐसा ही नज़र आता है कि मोहम्मद अली को मोहम्मद अब्बास पर इसीलिए प्रेफर किया गया क्योंकि शायद ये स्लो विकेट था, और वहाँ पर मोहम्मद अब्बास के पेस वाला बॉलर शायद उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। इसी वजह से शायद मोहम्मद अली को प्रेफर किया और प्लेइंग 11 में शामिल किया, और मोहम्मद अली ने विकेटें भी हासिल की। तो इन द एंड ये एक बेहतर डिसीजन था। लेकिन बात वहीं पर घूम फिर कर आ जाती है कि आप विकेटें लेने के बाद उस प्रेशर को कंटिन्यू क्यों नहीं रख पाते। हमारे बॉलर्स फिर विकेटें जब ले लेते हैं जल्दी, उसके बाद उसका जो मोमेंटम है उसको कंटिन्यू क्यों नहीं रख पाते। ये एक ऐसी चीज़ है जो पहले टेस्ट में भी नज़र आई, और अब दूसरे टेस्ट के पहले दिन भी यही चीज़ पाकिस्तान के अगेंस्ट जाती हुई नज़र आई।